Hello dear students, welcome to Pankaj Education Point. Today I am going to teach you the first poem of class 11th, a photograph composed by Shirley Tolson, who was the great poetess, journalist and famous teacher of England. In this poem, the poetess has told us about human life. She says that human life is very short. We do not know how soon we become old. Our childhood converts into youth and youth converts into old age. When we remember our past, we become sad. In the present poem, the poetess describes the three stages of human life by giving the example of her mother. In this poem, there are three stanzas, and in the first stanza, she describes the childhood of her mother, and in the second stanza she describes the youth age of her mother, and in the third stanza she describes the old age and death of her mother. मतलब ये है कि ये जो अ फोटोग्राफ पोएम है ये शर्ली टॉल्सन के द्वारा रचित है। शर्ली टॉल्सन इंग्लैंड की एक बहुत ही फेमस कवित्री, टीचर और जर्नलिस्ट रही थी। इस कविता में उन्होंने मानव जीवन के बारे में बताया है। कवित्री ने बताया है कि मानव जीवन क्या है, बहुत ही छोटा होता है। हमारा बचपन कब जवानी में बदल जाता है और हमारी जवानी कब बुढ़ापे में बदल जाती है, ये हमको पता भी नहीं चलता है। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं, अपनी जवानी को याद करते हैं, तो हम थोड़ा दुख महसूस करते हैं। ये जो आज के प्रेजेंट पोएम है, इस पोएम में कवित्री ने जीवन के 3 स्टेजेस के बारे में बताया है और अपनी माँ का एग्जाम्पल दिया है। इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में कवित्री ने अपनी माँ के बचपन को दर्शाया है और सेकेंड स्टैंजा में अपनी माँ के यूथ एज को दर्शाया है तथा तीसरे स्टैंजा में उसने अपनी माँ के बुढ़ापे को और उसके डेथ को दर्शाया है। तो आइए पोएम को रिसाइट करते हैं, पोएम को पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। The cardboard shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. तो यहाँ पर क्या है कि जैसा कि पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ, तो जो पोएटेस है अपनी माँ के फोटोग्राफ को देखती है। उसकी माँ का फोटोग्राफ जो है दीवार पे टंगा हुआ है। तो यहाँ पर कहती है द कार्डबोर्ड शोज। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो वर्ड लिखा है कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड तो एक मोटे पेपर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब फोटो से है। फोटो इसलिए कहा गया है, देखा होगा कि पहले क्या लोग करते थे कि फोटो को फ्रेम में लगा देते थे। मतलब एक मोटा गत्ता होता था, उसमें फोटो को लगा देते थे, एक फ्रेम बन जाता था। तो कार्डबोर्ड तो बोलते हैं फ्रेम को, लेकिन यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब फोटो से है। तो कवित्री क्या कहती है, द कार्डबोर्ड शोज मी। जब मैं इस फोटो को देखती हूँ तो इससे मुझे पता चलता है हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। हाउ इट वॉज कि तब कैसा प्रतीत होता था, तब कैसा लगता था जब 2 चचेरी बहनें, जब 2 लड़कियां क्या करती थी कि मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ करके पैडलिंग के लिए जाती थी। पैडलिंग, अब देखिए पैडलिंग क्या है, पैडलिंग है वेडिंग इन वाटर, मतलब जल जहाँ पर वो छिछला हो वहाँ पर छपछपाते हुए चलना, पैरों से छपछपाते हुए चलना, उसको बोलते हैं पैडलिंग। यहाँ पर पोएटिस ये कहती है कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब मेरी माँ की 2 चचेरी बहन उनका एक एक हाथ पकड़ करके पैडलिंग के लिए जाती थी, मतलब पानी में छपछपाते हुए चलती थी। एंड सी द बिग गर्ल, और ये कहा है कि उसकी जो माँ थी, उन तीनों में सबसे बड़ी लड़की जो थी उसकी माँ थी, सम 12 ईयर्स आर सो, यही उस समय कुछ 12 या 13 वर्ष की थी। मतलब उसमें ये कह रही है कि जब उसकी माँ अपनी 2 बहनों के साथ पैडलिंग के लिए जाती थी, मतलब पानी में छपछपाते हुए चलती थी समुद्र के तट पर, तो उसमें जो 2 कजिन्स उसकी थी तो एक एक हाथ पकड़ती थी, मतलब एक कजिन उसका बायां हाथ पकड़ती थी, एक कजिन उसका दूसरा हाथ पकड़ती थी। और उसकी जो माँ थी वो क्या थी, अ लिटिल ओल्डर, मतलब उन दोनों में सबसे बड़ी थी, थोड़ा बड़ी हुई थी, तो उनको हाथ पकड़ करके आगे चलती थी। उस समय जो उसकी माँ थी उसकी उम्र लगभग 12 या 13 वर्ष की थी। All 3 stood to smile through their hair at the uncle with the
कैमरा। यहाँ पर स्टूड मतलब होता है खड़े होना और स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। यहाँ पर ये कहा गया है कि वो तीनों स्थिर खड़ी होती थी और अपने बालों से मुस्कुराती थे, मतलब बालों से मुस्कुराते हुए स्थिर खड़ी रहती थी। अब जरा यहाँ पर ये समझिए कि बालों से मुस्कुराना क्या है। मतलब ये है, देखिए, एट द अंकल विद द कैमरा। यहाँ पर अंकल उस फोटोग्राफर को कहा गया है जो सामने खड़े होकर के उन तीनों की फोटो खींच रहा था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो तीनों अपने बालों के पीछे से मुस्कुराते हुए स्थिर खड़ी रहती थी जब सामने से अंकल उनका फोटोग्राफ खींचते थे। मतलब यहाँ पर यह है कि जब वो तीनों फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी होती थी उस समय हवा चल रही होती थी। जब हवा चलती थी तो उनके जो बाल थे वो उड़ करके गालों पर आ जाते थे और वो मुस्कुराते हुए स्थिर खड़ी रहती थी। तो इसलिए कहा गया कि वो बालों के पीछे से मुस्कुराते हुए स्थिर खड़ी रहती थी कि जब उनके अंकल कैमरे से फोटो खींचते थे। यहाँ पर मतलब ये है कि वो तीनों समुद्र के तट पर पानी में छपछपाते हुए चलती हैं। तभी क्या है, तीनों एकदम शांत खड़ी हो जाती हैं फोटो खिंचवाने के लिए। एक फोटोग्राफर सामने से उनका फोटो क्लिक करता है। जब वो फोटो क्लिक कर रहा होता है तो उस समय हवा चल रही होती है और उन तीनों के बाल जो हैं वो उस पर गालों पर आ जाते हैं और वो तीनों मुस्कुराते हुए शांत खड़ी रहती है। इस बात का वर्णन किया गया है। फिर क्या है, अ स्वीट फेस माई मदर्स। पोइटेस यहाँ पर ये कहती है कि उस समय जब उसकी माँ फोटो खिंचवा रही होती है, क्योंकि उसके जो बाल होते हैं गालों पर आ रहे होते हैं और वो मुस्कुरा रही होती है, तो उसका चेहरा बहुत ही सुंदर लगता है। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। अब यहाँ पर पोइटेस ये कह रही है कि जब ये फोटो क्लिक की गई थी, जब उसकी माँ ने ये फोटो खिंचवाया था, उस समय वो लगभग 12 वर्ष की थी और उसका जन्म भी नहीं हुआ था। मतलब तब वो इस दुनिया में नहीं थी। कौन? द पोइटेस। बात पोइटेस की मदर की हो रही है। फोटो किसका है? पोइटेस की मदर का है। तो ये पोइटेस ये कह रही है कि जब ये मेरी माँ ने फोटो खिंचवाया था उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वाज देयर ट्रिबली ट्रांजिएंट फीट। बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। एंड द सी मतलब समुद्र की बात की गई है। विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, मतलब ये कहा गया है कि समुद्र जो बहुत कम ही बदला हुआ प्रतीत होता है। मतलब ये तब की बात है जब उसकी माँ ने फोटो खिंचवाया था और उसके 20-30 साल भी ये जो समुद्र है इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसमें बहुत ही कम परिवर्तन दिखाई देता है। तो क्या कर रहा था? वाज देयर ट्रेबली मतलब अत्यधिक होता है और ट्रांजिएंट का मतलब ध्यान रखेंगे, ट्रांजिएंट मतलब अल्पकालिक होता है। शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड और फीट मतलब पैर। तो ये जो समुद्र था तो उन तीनों के पैरों को धो रहा था, उन तीनों के अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। इसमें जरा ध्यान से समझे, इसमें कहा गया कि समुद्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो अल्पकालिक नहीं है। और ये क्या है, उनके जो पैर हैं वो क्या है? अल्पकालिक है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, वो मरणशील होते हैं, वो कुछ समय के लिए होते हैं। लेकिन समुद्र जो है वो हमेशा बना रहता है, उसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है। तो इसीलिए कहा वो जो समुद्र जिसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है, वह उनके अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या कहती है पोइटेस? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड। ये पोइटेस यहाँ पर ये कहती है कि जब मैं इस फोटो को देखती हूँ इससे मुझे पता चलता है कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब मेरी माँ अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ, जो मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए पैडलिंग के लिए जाती थी। एंड सी द बिग गर्ल, और उसमें से जो बड़ी लड़की है वो मेरी माँ है। सम 12 ईयर्स हो, और वो लगभग 12-13 वर्ष की थी उस समय। ऑल थ्री स्टूड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। जब अंकल सामने फोटो खींच रहे होते थे तो तीनों मुस्कुराते हुए स्थिर खड़ी होती थी। एट स्वीट फेस माई मदर्स, और उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर लगता था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, जब ये फोटो मेरी माँ ने खिंचवाए थे उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वाज देयर ट्रिबली ट्रांजिएंट फीट, ये जो समुद्र जिसमें अभी तक बहुत कम ही परिवर्तन हुआ है वो मेरी माँ के उन तीनों के अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अभी तक क्या था कि जब सिलेबस इस बार चेंज हो गया है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है। पहले इसमें क्या होता था कि पोएट्री का एक स्टैंजा दे दिया जाता था, उसका रेफरेंस लिखना होता था,
कॉन्टेक्स्ट लिखना होता था और एक्सप्लेनेशन लिखना होता था, लेकिन इस बार से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखना होगा। इस बार से आप लोगों का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे हो गया है। तो अब पोइट्री से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब पोइट्री का एक स्टैंजा दिया होगा, मान लीजिए ये स्टैंजा दिया है, तो इसी पे आधारित 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, मतलब इसी पे आधारित 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। अब क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चंस ये बनेगा पोएटिक डिवाइस को लेकर के, पोएटिक ब्यूटी को लेकर के, किसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। एक क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा और ऐसे ही 100% बनेगा, और एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा वोकैबुलरी बेस पर होगा, जैसे कोई वर्ड दे दिया जाएगा और फिर बताया जाए इसके मीनिंग क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, और एक इस पे आधारित कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें से प्रश्न बनेंगे। इस बार एक्सप्लेनेशन करने को नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कि कहां पर कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है या नहीं यूज की गई है। तो जरा ध्यान से देखिए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, पहले क्या था कि फिगर ऑफ स्पीच डिफिनेशन लिखने को होती थी, एग्जाम्पल लिखने को होता था, लेकिन इस बार से ये डिफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने के लिए नहीं आएगी। इस बार क्या है कि इसी पे आधारित फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आएगा, मतलब एक स्टैंजा दिया होगा और फिर कोई लाइन बता करके पूछ लिया जाएगा कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस स्टैंजा में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। अब जरा यहां से ऊपर से देखते हैं। Shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। अब इस लाइन में देखिए, ये लिखा है 1 और फिर यहां पर लिखा है 1, अब यहां पर लिखा है माई और फिर लिखा है मदर्स। एक बात ध्यान रखेंगे, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कौन सी होती है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो हिंदी में पढ़ा होगा कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर वर्णों की या शब्दों की आवृत्ति होती है, मतलब लेटर की या वर्ड का रिपीटेशन होता है, वहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है, मतलब अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर देखिए ये आया 1 1, इस वर्ड को रिपीट किया गया है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? ये एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। फिर देखिए माई मदर्स, फर्स्ट लेटर इसमें एम है, इसमें भी एम है, तो यहां पर किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? एलिट्रेशन का यूज किया गया है, मतलब अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। और आगे देखते हैं तो देखिए और भी मिल जाएंगे इसमें। स्टूड स्माइल, स्टूड स्माइल, थ्रू देयर, थ्रू देयर, यहां पर भी टी टी रिपीट हुआ है, यहां पर भी एस एस रिपीट हुआ है, तो यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। और आगे देखते हैं तो यहां पर देखिए देयर ट्रेवली ट्रांजिएंट, टी 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 रिपीट हुआ है, तो यहां पर भी क्या है कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो इसको बच्चों ध्यान से ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि यहां पर इस स्टैंजा में कई बार अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है, मतलब एलिट्रेशन का यूज किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कहां कहां पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो दूसरा कोई वर्ड दे दिया जाएगा, फिर उसकी मीनिंग पूछेगा। तो देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है तो ये है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट किसको बोलते हैं? तो ट्रांजिएंट क्या? शॉर्ट लिव्ड। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालिक, टेम्परेरी भी कह सकते हैं। तो इसकी मीनिंग ध्यान रखेंगे। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब होता है अल्पकालिक, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे शॉर्ट लिव्ड। और देखिए जैसे ये है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का पूछ लिया जाएगा कि कार्डबोर्ड किस लिए यूज किया गया है? तो कार्डबोर्ड किस लिए यूज किया गया है? फोटो के लिए यूज किया गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। जैसे ये है पैडलिंग, ये है पैडलिंग। अब ये पूछा जा सकता है कि पैडलिंग का क्या मतलब है? पैडलिंग किस लिए यूज किया गया है? तो पैडलिंग मतलब क्या है? वेडिंग इन वाटर, तो पानी में छपछपा कर चलना, ये क्या है? पैडलिंग है। और इसमें देखिए कौन से, अब जैसे ये है, और बाकी सभी को पता ही होगा अपीयर। अपीयर मतलब लुक होता है, प्रतीत होना, दिखना होता है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। अब इसके आगे का स्टैंजा देखते हैं। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say and look
हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। अब यहाँ पर पोएटेस क्या कह रही है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कह रहे कि 20-30 साल बाद, लगभग 20 या 30 साल बाद, मतलब पहले स्टेंजा में देखा कि वो एक फोटो देख रही है और उसमें अपनी माँ की फोटो को देखती है और कहती है कि ये जब फोटो क्लिक हुआ था तब मेरी माँ लगभग 12 साल की रहती, तो उसके 20 या 30 साल के बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। सी यहाँ पर उसकी मदर के लिए आया है, मतलब ये कहा गया कि जब फोटो क्लिक हुआ था उसके 20 या 30 साल के बाद जब मेरी माँ इस फोटो को देखती थी, यहाँ पर इसने साउंड मतलब फोटो से, इस फोटो को देखती थी तो क्या करती थी, हंसने लगती थी। द सी वुड लाफ, वह हंसती थी और कहती थी सी बेटी एंड डॉली, बेटी को देखो, डॉली को देखो, मतलब उसकी जो दो चचेरी बहनें थी तो एक का नाम बेटी था और दूसरी का नाम डॉली था, तो कहती थी सी बेटी एंड डॉली, बेटी को देखो, डॉली को देखो। सी वुड से, और वो कहती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कहती थी कि मतलब समुद्र के तट पर छुट्टियां बिताने के लिए, समय पास करने के लिए हमको कैसे तैयार किया जाता था, मतलब किस तरह के हमको कपड़े पहनाए जाते थे। मतलब यहाँ पर ये है तो अपने बचपन की मेमोरी को याद करती है, फिर उस पर वो कहती है, मतलब अब उसका बचपन तो चला गया, अब वो युवा मतलब यूथ पर है, तो वही अपने बचपन की मेमोरी को याद करके हुए कहती है कि कैसे हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए बीच पर जाया करते थे और कैसे हमें कपड़े पहनाए जाते थे, कैसे हमको तैयार किया जाता था। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। अब यहाँ पर पोएटेस ये कहती है कि समुद्र के तट पर जो उसकी बिताई गई छुट्टियाँ थी वो क्या थी, वाज हर पास्ट, अब उसका अतीत बन गई थी। मतलब उसकी माँ ने जो समुद्र के तट पर छुट्टियां बिताई थी बचपन में, अब क्या है, उसका अतीत बन गई है, वो सिर्फ यादें बन करके रह गई हैं, क्योंकि अब वो 20-30 साल बाद और इतनी बड़ी हो गई है। तो वही कहा जा रहा है कि ये क्या है, उसका अब अतीत बन गया है। माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन यहाँ पर पोएटेस ये कहती है कि उसकी हंसी मेरा अतीत बन गया है। मतलब जब वो हंसा करते थे, अब वो हंसी क्या है, वो मेरा अतीत बन गई है, क्योंकि अब उसकी माँ अब नहीं है, तो उसकी हंसी कवित्री का अतीत बन गई है। और जो हॉलीडे था, समुद्र के तट पर बिताया हुआ समय था, उसकी माँ के लिए क्या है, अतीत बन गया, मतलब ये समय अब गुजर चुका है। बोथ राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राई मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिसअपॉइंट होता है, जिसमें निराश होना होता है। और क्या है, विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहां पर ध्यान देंगे, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लॉस, लॉस तो नुकसान है, क्षति है, लेकिन लेबर्ड क्या है, लेबर मतलब जो कठिनाई से प्राप्त किया गया हो, परिश्रम से प्राप्त किया गया हो, और एज मतलब आसानी से, मतलब जो चीज कठिनाई से प्राप्त की गई हो वो आसानी से चली जाए। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। अब यहाँ पर पोएटेस ये कहती है कि हम दोनों, जो ये क्षति हो गई है, जो ये नुकसान हो गया है, उस पर क्या करते हैं, निराशा व्यक्त करते हैं, बहुत ही मुश्किल से सामान्य होने का प्रयास करते हैं। अब कौन सी क्षति हुई है, मतलब उसकी माँ की क्षति ये हुई कि उसका बचपन गुजर गया है, वो अतीत की बातें रह गई हैं, और कवित्री की क्षति ये हुई है कि उसकी माँ ही गुजर गई है, कि मतलब अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो ये उसकी क्षति हुई है। और उसकी माँ के लिए फोटो को देख कर कहती है कि 20 या 30 साल के बाद उसकी माँ की क्षति क्या हुई है, कि उसका बचपन गुजर गया है। तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से ही वो दोनों सामान्य होने का प्रयास करते हैं। मतलब लेबर इज का मतलब ऐसे समझिए, कोई चीज़ बड़ी परिश्रम से प्राप्त की जाए और फिर वो बहुत आसानी से चली जाए। मतलब क्या है कि उसकी माँ अपनी माँ के साथ खेला करती थी, अपनी माँ के साथ बिताते, अब उसकी माँ क्या है कि इस दुनिया से चली गई है, तो कितनी आसानी से उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, और उसकी माँ के लिए कितनी आसानी से उसका बचपन चला गया है। तो ये है, एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब कवित्री क्या कहती है, यही कोई 20 या 30 साल बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, उसकी माँ उस फोटो को देख करके हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली, और कहती थी बेटी को देखो, डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, और हमको मतलब समुद्र के तट पर छुट्टियां मनाने के लिए जाने के लिए कैसे तैयार किया जाता था। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, मतलब समुद्र के तट पर बिताई गई जो छुट्टियां थी अब उसका पास्ट बनकर रह गई थी, उसका अतीत बनकर रह गई थी। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी माँ की हंसी वो मेरा अतीत बनकर रह गई थी। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और हम दोनों का जो ये नुकसान हुआ है बड़ी ही मुश्किल से हम उसको सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। मतलब इतना जो कठिन लेबर से प्राप्त किया गया वो कितना आसानी से गुजर गया। तो यहाँ पर
हम जरा फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं, पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 20, 30, टी दोनों वर्ड में टी लेटर क्या है, रिपीट हुआ है। तो जब लेटर का रिपीटेशन होता है तो वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एलिट्रेशन। तो यहां पर भी एलिट्रेशन का यूज किया गया है, मतलब अनुप्रास अलंकार का यूज किया गया है। और आगे देख लेते हैं, कहीं पर हो सकता है कोई यूज किया गया हो और नहीं, यहीं पर क्या है 20, 30 एलिट्रेशन का यूज किया गया है। एक चीज और यहां पर देखेंगे, ये जो हमने अभी इंडिकेट किया है लेबर्ड इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। लेबर्ड मतलब हमने क्या बताया, बहुत ही परिश्रम से, और ईज मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कठिन से, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही आसानी से। तो यहां पर क्या है कि दोनों वर्ड्स दो हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब दो अपोजिट वर्ड साथ साथ दिए होते हैं तो वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो यहां पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। तो ये अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या है एलिट्रेशन का यूज किया गया है और यहां पर ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है, मतलब ये क्या है, विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। अब लास्ट वाला स्टेंजा देखते हैं। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब यहाँ पर पोएटेस ये कहती है कि अब उसकी माँ क्या है, मर चुकी है, अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। Now her mother is no more. उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। Nearly as many years as that girl lived. अब फोटो को देख करके कहती है कि उसकी माँ को मरे हुए उतने ही वर्ष बीत चुके हैं जितने वर्ष की वो लड़की दिखती है, मतलब फोटो में वो लड़की जितने वर्ष की है, फोटो में उसकी माँ जितने वर्ष की है उतने वर्ष उसकी माँ को मरे हुए हो चुके हैं। मतलब फोटो में वो 12 वर्ष की है तो मतलब उसकी माँ को मरे हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस परिस्थिति के बारे में कहती है, सर्कमस्टेंस मतलब इस परिस्थिति के बारे में कहती है, परिस्थिति कौन सी, उसकी माँ दुनिया में नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। कवित्री या पोएटेस क्या है, निशब्द है, मतलब वो बहुत ही दुखी है अपनी माँ के गुजर जाने पर। अब वो निशब्द है, इसके बारे में वो कुछ वर्णन नहीं कर सकते, वो कुछ कह नहीं सकती है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ध्यान देंगे, साइलेंस मतलब शांत और साइलेंस मतलब शांत कर देना। यहां पर क्या है, नाउन है, यहां पर क्या है, वर्ब है। अब वो क्या कहते हैं कि उनकी शांत ही हमें शांत कर देती है। फोटो में उसकी मां बनी हुई है, अब क्या है कि वो शांत है, वो इस दुनिया में नहीं है, और वैसे भी उसके घर में उसकी मां नहीं है, वो दुनिया से जा चुकी है, तो उनकी शांति कवित्री को शांत कर देती है। उसके पास कहने के लिए कोई वर्ड नहीं है, वह निशब्द है, वो बहुत ही दुखी है। तो वही कहती है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है और मेरी माँ की शांत ही मुझको शांत कर देती है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, यही जो इंडिकेट हमने किया है, साइलेंस साइलेंसेस। इसमें एस, इसमें एस, दोनों में एस लेटर का रिपीटिशन हुआ है। मतलब ऐसे समझेंगे, बाद वाले वर्ड नहीं देखे जाते हैं, कोई वर्ड जो स्टार्ट है उसका फर्स्ट लेटर देखा जाता है। तो इसका भी फर्स्ट लेटर एस है, इसका भी फर्स्ट लेटर एस है, यानी कि एस का रिपीटेशन हुआ है। तो यहां पर भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो ये रही आ फोटोग्राफ पोएम का हिंदी अनुवाद। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको 2-3 बार पढ़िए, पोएम को 2-3 बार पढ़िए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन पोएटिक डिवाइस जरूर ध्यान रखिएगा, कहां पर किस वर्ड की कौन सी मीनिंग है, कहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, क्योंकि जो प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा। इसमें स्टेंजा दिया होगा, उसमें 3 क्वेश्चंस दिए होंगे और फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, कोई वर्ड की मीनिंग पूछी जाएगी और इसी पे आधारित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और इस बार एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेस्ट करने को नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।